नीति 52 और 57 62 के बाद एक हम आगे बढ़े जाएंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? छोटी छोटी बातें हमें तय करना है कि संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला बजट 50% खेती किसानी पर होना चाहिए, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा है। हम देश से कितने संसद सदस्य थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, विधानसभा से कितने दिया, कहाँ किसान है? और भारत में बढ़ते वक्त हम किसान हैं, हम कृषि करते हैं। अरे 700-800 लोगों की शहादत के बाद तुमने एक दिन भी क्या नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? किसान का दबाव नहीं है संसद पर, किसान में ताकतवर नहीं है देश के भीतर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप करें ना करें कोई चिंता नहीं, ये देश गांव का है, गांव खड़ा होगा, इंतजार नहीं करेगा। इसमें मैंने शिवाजी से बहुत दूर करेगा, हम लेट हो गए, हम देरी कर रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं। इन्होंने कोशिश किया, सबको बुलाया, हम इनके आभारी हैं कि आपके कार्य शिवाजी आप वो काम कर रहे हो जिसकी हमें सोच थी। और अन्ना हजारे ये देश के सेलिब्रिटी है, लोग विरोध करें, गांधी का भी विरोध था, अन्ना का भी विरोध हो सकता है, जयप्रकाश बाबू का भी विरोध था। हाथ मैंने कहा लोगों से, अरे कांग्रेस की बात करने वाले लोगों, जयप्रकाश का फोटो तो लगा लो मुख्य कार्यालय पर, तो नहीं कि फासिस्ट आपको लड़ने के लिए और फिर जगह से लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन हिस्सेदारी हमारी होना चाहिए। अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं है हम फिर हिस्सेदारी कर देंगे। इसलिए मैंने कहा 10% जो वीर सिंह जी के गए पार्लियामेंट के अंदर 50 प्रतिनिधि आप दो चाहे आप दो चाहे आप दो, तमाम देश की राजनीतिक पार्टी मिलकर तय करे कि देश को बचाने के लिए 50 किसान प्रतिनिधि जिनको आप तय करेंगे वो नहीं, जिनको देश की जनता और किसान संगठन पर करेंगे वो किसान को हम उम्मीदवार बनाएंगे। हम आपके साथ पार्टी कोई भी हो, व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। उसके लिए ताकत बनानी पड़ेगी। ये बात सही कह रहे थे कि 5 लाख दिल्ली में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस सरकार को, 10 लाख आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर देश के 6 लाख गांवों को हमने खड़ा कर दिया, और खड़ा क्यों करना है? गांव को रोजगार देना है और व्यसन मुक्त बनाना है। व्यसन मुक्त, नशे से मुक्त गांव होना चाहिए और रोजगार युक्त गांव होना चाहिए। अगर हमने ये 6 लाख गांव के अंदर ये बात पैदा कर दी और 6 लाख गांव खड़ा हो गया, वीर सिंह जी साफ कह रहे थे कि हमें जन जागरण पैदा करना चाहिए, प्रभाव फेरी लगाना चाहिए और गांव को बताना पड़ेगा कि गांव तुम भी देश के मालिक हो, सारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए अभी आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। खड़े हो, अगर 6 लाख गांव खड़े हुए, भारत सरकार को मालूम पड़ा कि 2 घंटे रोज प्रभात फेरी होती है, 2 घंटे रोज गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, 2 घंटे रोज बैठ के चर्चा करते हैं, सरकार को अपना आपकी बात सुनेगी, अपने आपके पास आएगा। हमारे पास टाइम नहीं है बैठने का, हम बैठते हैं, हम राजनीति की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने ये किया, उन्होंने ये किया, अरे हमारे गांव ने क्या किया हमें ये तय करना पड़ेगा। हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे गांव में रोजगार की व्यवस्था कैसी है, हमारे गांव में कितना नशा है, हमारे गांव में क्या व्यवस्था है, ये हमें करना पड़ेगा। अगर हमने गांव में ये कर दिया, 2 घंटे लोग बैठे और बैठने के बाद तय करें कि गांव खड़ा करना है, क्योंकि गांव इस देश की आत्मा है और देश की आत्मा गांव के साथ साथ और गांव की आत्मा किसानों में है और किसानों की आत्मा खेत में है और खेत की आत्मा पानी में है। इस तरह में हमको पानी मिलना चाहिए, हमको उत्पादन मिलना चाहिए, हमारा किसान खड़ा रहना चाहिए, हमारा गांव खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, अपनी जमीनें बेच रहे हैं, लड़ नहीं रहे, पैसा ले रहे हैं उनसे, पैसा ले लो 40 लाख में 4 करोड़ 5 करोड़। हमारे पास 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन जा चुकी है, जमीन है कहां हमारे पास? ये 1 लेन की सड़क बन रही है, सारी जमीन ले ली जाएगी। सरकार कहती है आपको पैसा चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी जमीन चाहिए। आप दिल्ली का बना कितने गांव थे, किसी बात की बताते मुझे कभी कितने गांव थे, सारी जमीन चलेगी किसके पास है? नगर पालिका दिल्ली के पास, सरकार के पास। हमारे पास बचेगा क्या? पहले दोस्तों ज्यादा समय नहीं,
मेरी चर्चा का विषय है कि अगर किसानों को आप संसद में नहीं भेजोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसानों को संसद में भेजो, विधानसभा में भेजो, ये योग्य लोग हैं, सब संघर्षी लोग हैं, इनका किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, चरित्रवान लोग हैं, नैतिक लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, और मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूं। आपको दूसरा, अभी राजस्थान में चुनाव है, हम अपने 2-3-4 कैंडिडेट खड़े करेंगे, 9 तारीख को जिनका विड्रॉल नहीं होगा हम तय करेंगे कि हमारे किसान प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 9 तारीख के पहले विड्रॉल कर दिया, हम आपसे कहते हैं हमने कल 9 तारीख के बाद ये तय करेंगे कि भूमि, झालावाड़, राजस्थान, जयपुर कितने किसान प्रतिनिधि को चुनाव लड़ा सकते हैं। वोट 500 आए, 5000 आए, कोई चिंता नहीं, लेकिन किसान की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, किसान के लिए संघर्ष करने वाला आदमी विधानसभा में भेजने की हम कोशिश करेंगे, और हमने फार्म भरवा भी है, लेकिन हम 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं किसका फार्म रहता है किसका नहीं। अगर रहेगा इसके बाद आपसे भी आगे करेंगे, आपसे भी करेंगे, आए पर अपनी बात पे किसान आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा, अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने विचार रखने हैं, सिर्फ समय का ध्यान रखते हो 2-2 मिनट का समय, ताकि आप सबके विचारों को आप ले सकें। तो मैं अभी अनिल तालाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। आज के इस आयोजन के आयोजक श्री ऋषिपाल अंबावता जी, भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में भारतीय किसान मजदूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह जी, दहिया साहब जी, कर्नाटक की धरती से आए हुए बड़े किसान नेता नंदलाल स्वामी कभी हुआ करते थे, उनके साथी दशरथ जी, अति सम्मानित मंच, अति विशिष्ट सम्मानित सदन, आपने बहुत सारी बातें जो सुनी हैं, मैं समझता हूं एक लंबे समय से आप इन सब बातों को सुनते चले आ रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान के इतिहास की बात करता हूं, सन 1947 से 2023 तक का लंबा समय हिंदुस्तान के किसान हिमायतियों ने, किसानों ने एक संघर्ष में गुजारा है। माननीय अंबावता जी की मैं बात अगर करता हूं, और मैं जब से जानता हूं, तो मैं समझता हूं कि 22-23 साल की उम्र से अंबावता जी इस किसान संघर्ष में कूद पड़े। माननीय BM सिंह जी की बात करता हूं, एक बरेली की एक बड़ी पंचायत में महात्मा टिकैत के सानिध्य में हम पंचायत कर रहे थे। उस पंचायत में माननीय BM सिंह जी से मेरी भेंट हुई, और मंच के माध्यम से महात्मा टिकैत ने यह घोषणा करी थी कि BM सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का बना दिया जाए। जिस तरह से किसान के दुख दर्द को BM सिंह जी ने वहां पर मंच पर महात्मा टिकैत जी के सामने रखा था, उनकी आत्मा, उनका मन इस बात को मान गया था कि BM सिंह जी आने वाले समय में मेरे रहते हुए भी किसानों का नेतृत्व करेंगे। कुछ दुष्भाग्य नहीं, हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सन 1987 से मैं भी इसी संगठन में शामिल हुआ, महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया। चुंगी के टैक्स को लेकर बड़ा आंदोलन अलीगढ़ में, अंबावता जी उसके गवाह हैं। 6 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी। मेरे पेट में गोली लगी, मैं आप लोगों के साथ आज जिंदा खड़ा। दुर्भाग्य की बात है, स्वतंत्र भारत में किसानों के नाम पर बहुत सारी कुर्बानियां दी गई, और जब कभी सत्ता परिवर्तन होता है, वो सत्ता परिवर्तन सिर्फ इस बिना पर होता है कि हम किसानों का उत्थान करेंगे। वर्तमान सरकार की अगर बात करते हैं
वर्तमान सरकार ने भी कहा था कि किसानों की हम आमदनी दोगुना करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि C2+50 फॉर्मूला को लागू करेंगे। पिछले लगभग 36 वर्षों से यहां पर बैठा हुआ मंच और आप लोग, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इस देश की सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो वो किसान के नाम पर हुआ है, किसानों ने किया है। आज की तारीख में 52% इस देश के अंदर खेती करने वाले किसान, इस देश की पॉपुलेशन जनसंख्या 52% खेती करने वाली है। 18% खेत मजदूर उसके साथ उसी खेती पर अपना जीवन यापन करता है। 70% हिंदुस्तान की जनसंख्या खेती पर निर्भरता बनी हुई है। एक लंबे समय से उसके उत्पाद की कीमतों की बात चली आ रही है और उस कीमत की बातें एक लंबे समय के बाद भी आज जस की तस है, बस उसके हालात खराब हुए। आप लोग महसूस करेंगे, सभी लोग किसानों की लड़ाई को लड़ने वाले योद्धा हैं। आज किसान के हालात, पूरे देश भर के किसानों के हालात सामूहिक आत्महत्या के कगार पर किसान खड़ा हुआ है। और मैं अगर नौजवान पीढ़ी की बात करता हूं, बेरोजगारी का हालात उतने खराब हैं, आज किसान और मजदूर के बेटे के लिए कोई रोजगार नहीं। सरकार को कोई परवाह नहीं है किसी भी बात की। सरकारों की अदला बदली, राजनीतिक पार्टियों की अदला बदली के माध्यम से होती रहती है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से आप लोगों को उस वक्त की बताना चाहूंगा कि महात्मा टिकैत ने उस वक्त यह कहा था कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसी मंच पर बाबा जी भी विराजमान थे, जिस मंच पर ये बातें महात्मा टिकैत के मुखार बंद से मुखरित हुई थी। और आज भी मैं महसूस करता हूं, आप लोग भी उसको महसूस करते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे होने का आज भी उसी बात को चिरदार करती है। यहां पर जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए माननीय अम्बाता जी ने देश और प्रदेश के विभिन्न कोनों से आप लोगों को यहां पर इकट्ठा किया है, उसका मकसद और उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अगर देश की कृषि को बर्बाद कर दिया गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता। हम लोगों ने जब हमने चलना सीखा है, हमने सिर्फ यह सीखा कि वहां हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इस देश को बचाने के लिए कृषि को बचाना अति आवश्यक है। आज जहां राजनीतिक मंच के माध्यम से हम सब लोगों ने चलना सीखा था और आज भी 36-35 सालों के बाद मैं इस मंच के माध्यम से और एक संकल्प के साथ, एक आपको उद्देश्य की सार्थकता बताने के साथ मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि 35 वर्षों के दरमियान, 36 वर्षों के दरमियान हम लोगों की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। बीएमसी जी इस बात को कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिएगी, यह हमारी अपनी आवश्यकता नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। किसान नेताओं की कोई ना आवश्यकता है ना महत्वाकांक्षा है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए निश्चित तौर पर देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की असेंबली में जाना देश के किसानों के हिमायतियों के लिए आवश्यक हो गया है। किस तरह से जाएंगे ये तो समस्त किसान संगठन तय करेंगे। मैं एक व्यक्ति का तो हामी नहीं हूं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर एक व्यक्ति वहां पर जाता है और वो संगठनों के माध्यम से जाता है तो निश्चित तौर पर यह मैं मान सकता हूं कि वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अगर 300 लोग भी, एक मैं आपको इतिहास बता दूं, सन 1989 के दरमियान बीएम सिंह जी 300 से ज्यादा प्रतिनिधि किसान परिवार से पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो वो आपके नहीं थे, वो इस देश के कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति थे। आज बिल्कुल मैं अपने कम शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि यह हिंदुस्तान के किसान के हिमायतियों को पार्लियामेंट में एक व्यक्ति भी आपने अपना हिमायती भेज दिया। चौधरी चरण सिंह आपके हिमायती थे तो इस देश की सरकारों के, इस देश की राजनीतिक पार्टी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो किसान के खिलाफ कोई निर्णय लें। और राजनीतिक रूप से भी अगर आपने महात्मा टिकैत को मजबूत किया
तो इस देश की सरकारें आपके खिलाफ निर्णय लेने में डरती थी। आज हालात खराब हुए हैं, किसान के हिमायतियों की भी कमजोरियां पैदा हुई हैं। मैं इस मंच के माध्यम से जो यहां पर नहीं भी सुन रहे हैं, मैं उन नेताओं से जरूर गुजारिश करना चाहता हूं कि किसान के नाम पर किसान के नारे लगाकर ढोंग करने की कोशिश ना करें और इस देश को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने किसान का दोहन किया है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टी भी किसान संगठन भी किसान का शोषण कर रही है। मैं उन नेताओं का नाम लेना नहीं चाहता हूं। आज अगर आप लोगों के सामने में खड़ा हूं, अम्बाप्ता जी यहां पर भारतीय किसान यूनियन अम्बाप्ता के नाम से बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा दर्द छुपा हुआ है। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं और मैं इस सभागार में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि महात्मा टिकैत के संकल्प और उद्देश्य के सिवा मेरी आत्मा में दूसरा कोई भी उद्देश्य बनता नहीं है। मैं अपील जरूर करूंगा और मैं बिल्कुल बीएम सिंह साहब के अम्बाप्ता जी के इस फैसले का जो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर हम अपने किसान हिमायतियों को भेजें। जहां कभी सुना जाता था, चौधरी शरण सिंह ने कहा था कि देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। निश्चित तौर पर आज भी इस देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। सत्ता प्रीति लोगों को यहां का कोई भी कारखाना रोजगार नहीं दे सकता है। अगर इस कारखाने को तबाह कर दिया गया तो इस देश के अंदर देशी आतंकवाद पैदा हो जाएगा और देश को कभी बचाया नहीं जा सकता। हजारों वर्ष जहां पर इस देश के अंदर बाहरी शक्तियां इस देश का शोषण करती रही, इस देश पर शासन करती रही, इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन चंद वर्षों के दरमियान अगर आज देखा जाता है, इस देश की संस्कृति को तबाह कर दिया गया है। संस्कृति के नाम पर अगर हम देखते हैं तो संस्कृति के नाम पर आज हमको वो नंगापन दिखाई देता है। मैं इन्हीं के साथ, इस समर्थन के साथ कि आप निर्णय लें, उस निर्णय के साथ अराजनीतिक स्वरूप बना रहना, हिंदुस्तान में किसान संगठनों का अराजनीतिक स्वरूप बना रहना, यह मेरा अपना मानना है, अति आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर हिंदुस्तान के किसान हिमायतियों का जाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और अगर आप लोग नहीं भेज पाए तो इस बात को निश्चित मान लीजिए कि आज बराबरीवाद, धर्मवाद के नाम पर जिस तरह से देश को खंडित किया गया है, यह बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब देश पूरी तरह से गुलामियत की राह पर चला जाएगा और इसके बाद इस देश को कभी स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस आज के इस पहल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इसका कोई निर्णय लिया जाना चाहिए, इसकी एक पहल होनी चाहिए। एमएसपी के नाम पर जहां आज हम कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, एमएसपी किसान के लिए वो लाभकारी मूल्य नहीं है। देश के किसान के उत्पाद की कीमतें जो सरकार तय करती है वो लाभकारी मूल्य नहीं है। एमएसपी पर किसी भी कीमत पर किसान जिंदा नहीं रह सकता। बीएम सिंह साहब जी, अम्बाप्ता जी, दशरथ जी, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और उसकी हर वर्ष की कीमतें मार्केट के महंगाई के सापेक्ष तय होनी चाहिए। मात्र जिस तरह से वो एक C2+50 फॉर्मूला को एक दे दिया गया था, उस पर 1.5 गुना लागत मूल्य बढ़ाकर जो देने की बात करी गई है, किसान के लिए भविष्य में वो पर्याप्त नहीं होगी। जिस तरह से कभी एमएसपी की बातें हुई थी, 1967 में 76 रुपए प्रति क्विंटल जब हमको एमएसपी का रेट मिला, तो हम जानते हैं कि वो हिंदुस्तान के किसान के लिए पर्याप्त था। और इसलिए पर्याप्त था, 210 रुपए 12 ग्राम का तोला सोना जो 210 रुपए में आता था, वो आपका 3 क्विंटल से कम पैसे में आ जाता था। अगर वो महंगाई बढ़ती चली गई, जहां पर कृषि उत्पादों की कीमतें मात्र 20 गुना बढ़ी और यहां पर कर रही उत्पादों की कीमतें 300 गुना बढ़ी, किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रह सकता। आज हिंदुस्तान का किसान अगर बेहाल बदहाल हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ कि यहां पर मार्केट की कीमतें बढ़ी और हिंदुस्तान के किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ी गई। मैं यहां पर आप लोगों से ये अपील करता हूं और संज्ञान देता हूं कि मात्र ये नहीं कि एमएसपी या कॉम्बिनेशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद किसान ठीक रहेगा, बल्कि यहां पर मार्केट के सापेक्ष कीमत जब तक नहीं बढ़ेगी, किसान यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मेरा सभी को सत बार नमन और इस पहल के लिए मैं सत कोटि बार नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं अम्बाप्ता जी को कि इस पहल को मूर्ति रूप देना चाहिए। खाली आज का ये विचार न रह जाए, और अगर ये विचार रह गया तो निश्चित तौर पर आपकी बर्बादी को कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ मेरा आपको सबको सत बार बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर